उज्जैन की तराना में हिंदूवादी नेता पर हुए हमले के बाद सांप्रदायिक माहौल यहां बिगड़ गया। 24 घंटे में यहां दूसरी बार जमकर बवाल हुआ। हिंदू पक्ष के हंगामे के बाद अब मुस्लिम पक्ष के लोगों ने यहां पथराव किया, तोड़फोड़ की। हिंदुओं के घरों को यहां टारगेट किया गया, पत्थर फेंके गए, तो वहीं बसों में भी हुड़दंगियों ने आग लगा दी। मुस्लिम समुदाय के लोग सड़क पर उतरकर कोहराम मचा रहे हैं। देखिए कैसे दंगाई हिंदू घरों पर पत्थर बरसा रहे हैं। दंगाई हाथों में लाठी डंडे लिए भी नजर आ रहे हैं। पत्थर फेंककर घरों के शीशे को चकनाचूर कर दिया। घर के बाहर खड़ी बाइकों को भी नहीं बख्शा। दंगाइयों की भीड़ ने जमकर तांडव मचाया है। दंगाइयों का कहर यही नहीं रुका, एक बस को भी आग के हवाले कर दिया। देखिए कैसे दंगाइयों की नफरत में बस धू-धू कर जल रही है। हालात इस कदर बिगड़ गए हैं कि प्रशासन की तरफ से अनाउंसमेंट कर लोगों को घरों में ही रहने के लिए कहा जा रहा है। सभी लोग अपने अपने घर में रहें। शहर में धारा 144 लागू हो गई है। सभी लोग अपने अपने घरों में रहें। सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए भारी पुलिस की तैनाती की गई है, लेकिन दो समुदाय के लोग जमकर तांडव मचा रहे हैं। मुस्लिम गुट की तरफ से पथराव के बाद हिंदू संगठनों के लोग भी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए, इससे पहले महाकाल की नगरी उज्जैन में लव जिहाद के खिलाफ आवाज उठाने वाले सोहेल ठाकुर पर कट्टरपंथी ब्रिगेड ने जानलेवा हमला किया, जिसके बाद उज्जैन में जमकर बवाल हुआ। सोहेल ठाकुर पर हमले के खिलाफ यहां हिंदू संगठनों ने जमकर तोड़फोड़ की थी। सोहेल ठाकुर पर हुए हमले को लेकर गुस्साए लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। बस स्टैंड पर खड़ी 11 बसों में तोड़फोड़ की गई। इन बसों को पूरी तरीके से गुस्साई भीड़ ने तोड़ा है। तकरीबन 1 दर्जन के आसपास जो भीड़ है उसने आक्रोशित होकर पत्थर चलाए और बसों को पूरी तरीके से तोड़ दिया। कट्टरपंथी ब्रिगेड के हमले में घायल हुए सोहेल ठाकुर का कसूर सिर्फ इतना भर था कि वो हिंदू बेटियों को लव जिहाद से बचाता है। गौ तस्करों से गोवंश को बचाकर गौशालाओं में भेजता था। 10-15 लड़के आए, मुस्लिम लड़के। उन्होंने मेरे डायरेक्ट आके राड़ की माथे में दी, जिससे मेरे को चक्कर आए, मैं बेहोश हुआ। फिर मेरे भाई बहनों थोड़े 2-4 आए, उनके पास में हथियार चाकू वाकू वगैरह भी थे, तो मेरे भाई आए, उनको देख के वो भागे वहाँ से। उधर तराना में सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े उसके लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। मामले में अब तक 5 आरोपियों को अरेस्ट कर लिया गया है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बदायूं की, जहां पर फैजगंज बहेटा इलाके में उस वक्त सांप्रदायिक तनाव फैल गया जब कुछ मुस्लिम लोग हिंदुओं के मोहल्ले में चादर जुलूस निकालने लगे, जिसको लेकर दोनों ही समुदाय के लोग आमने सामने आ गए। तो वहीं यहां तनाव बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और मामले में फौरन एक्शन लिया, क्योंकि मुस्लिमों ने इस चादर जुलूस को निकालने के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं ली थी। इस जुलूस में रामपुर, हल्द्वानी, बरेली, संभल से भी लोगों को बुलाया गया था। आरोप है कि इस चादर जुलूस को हिंदुओं के मोहल्ले से निकाला गया था, ये जानते हुए कि इलाके का माहौल बिगड़ सकता है। हिंदू समुदाय के लोगों ने पुलिस में इसकी शिकायत की। आरोप लगाया कि नगर पंचायत चेयरमैन की शह पर जुलूस निकालकर नई प्रथा डाली जा रही है। पुलिस ने शुरुआती जांच में इसे सांप्रदायिक तनाव फैलाने का इरादा माना है और जुलूस में शामिल 7 लोगों को हिरासत में ले लिया है। बिना किसी अनुमति के चादर के साथ जुलूस निकाला जा रहा है। इस सूचना पर पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। इसमें 7 लोगों को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। वहीं इलाके में तनाव को बढ़ता हुआ देखकर भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगे मिनी महाकुंभ में बसंत पंचमी के मौके पर करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे। एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ की पवित्र स्नान वाली जो प्रतिज्ञा है वो पूरी हो गई और चौथे बड़े स्नान के दिन भी रिकॉर्ड बन गया। तो देखिए कि बसंत पंचमी के मौके पर 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई। संगम की रेती पर लगे आस्था के माघ मेले में बसंत पंचमी के मौके पर त्रिवेणी की पावन जलधारा में पुण्य की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालुओं का हुजूम उमड़ा। सूर्य की पहली किरण के साथ ही घाटों पर श्रद्धालु हर हर गंगे और हर हर महादेव का उद्घोष करते हुए स्नान करने पहुंचे। हर बार की तरह इस बार भी सीएम योगी ने अधिकारियों को निर्देश जारी किए थे। निर्देश मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, जिसका नतीजा था कि घाट पर जल पुलिस और एनडीआरएफ, यूपी पुलिस के साथ पीएसी, आरएएफ और सीआरपीएफ के जवान मुस्तैद दिखाई दिए। चौथे स्नान पर शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद ने भी स्नान किया। अब इंतजार महाशिवरात्रि का है, जब फिर महास्नान का रिकॉर्ड बनेगा। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन में शुरू हुए घमासान के बीच अब बसंत पंचमी पर संगम नगरी में आस्था का उबाल देखा गया। देखिए, चौथे शाही स्नान पर आज 3.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। साधु संतों और आम लोगों ने प्रशासन के गाइडलाइन का पूरा पालन करते हुए यहां पर संगम तीर्थ में पवित्र डुबकी लगाई, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद स्नान से दूर रहे। पिछले शाही स्नान यानी मौनी अमावस्या की तरह चौथे स्नान यानी वसंत पंचमी से भी उन्होंने दूरी बनाए रखी।
सरकार की ओर से स्नान के आग्रह करने और दोषियों पर कार्रवाई के आश्वासन के बावजूद उन्होंने स्नान नहीं किया। जी के चरणों में प्रणाम है, वो बढ़िया स्नान करें, उनसे प्रार्थना है और यह विषय का समापन करें, ऐसे आग्रह। किसी भी संत का भी अनादर हमारे यहाँ करने का वो नहीं है। अगर कोई ऐसा किया होगा जांच करके कार्रवाई करेंगे। लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने न धरना खत्म किया, न ही स्नान के लिए संगम प्रस्थान किया, जिस पर बाबा रामदेव भी नसीहत देते नजर आए। किसी भी शंकराचार्य जी के द्वारा कोई विवाद ना हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। शायद ये माघ मेला इस विवाद की वजह से ही याद रखा जाएगा। मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला में आखिरकार अखंड पूजन की गई। बसंत पंचमी के मौके पर भोजशाला में सूर्य की पहली किरण के साथ ही सनातन की मुक्ति यज्ञ भी यहां पर किया गया। तो वहीं दूसरी ओर नमाज भी अदा की गई, वो भी 10 साल के बाद। इसी शंखनाद के साथ सनातनियों ने भोजशाला में मां सरस्वती की पूजा अर्चना शुरू की। यज्ञ हवन हुआ, जयकारों के बीच शोभा यात्रा निकाली गई, क्योंकि आज सनातनियों का महापर्व मनाया था। एक तरफ हिंदू पक्ष सरस्वती पूजन कर रहा था, तो वहीं मुस्लिम पक्ष जुमे की नमाज अदा हो रही थी। सुबह से ही लाइन लगी हुई है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखें तो इस भोजशाला के एक दूसरे कोने में एक मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद में ही जो नमाजी है, चूंकि जुमा है आज और जुमे की नमाज अदा करनी थी, कोर्ट का आदेश था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दोनों पक्षों को इबादत की इजाजत दी गई थी। ऐसे में पुलिस प्रशासन भले ही एक्टिव था, 10,000 जवान ग्राउंड पर तैनात थे। धार को 7 जोन में बांटकर आसमान में ड्रोन, सीसीटीवी के साथ ही AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल पर नजर रखी जा रही थी। तो उत्तर प्रदेश के बागपत में सरूरपुर गांव में दबंगों ने 200 साल पुराने एक कब्रिस्तान पर बुलडोजर चला दिया। कई कब्रों को बुलडोजर के जरिए उखाड़ फेंका, जिसको लेकर इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद पुलिस को फौरन यहां पर इसकी जानकारी दी गई। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचने से पहले ही कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने वाले फरार हो गए। गांव वालों ने पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। गांव के मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि कब्रिस्तान लगभग 200 साल पुराना है और गांव के भूमाफिया इस पर कब्जा करना चाहते हैं। गांव के ही दबंगों पर उन्होंने कब्रिस्तान पर बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया है, जिसमें 4 कब्रों को नुकसान पहुँचा है। JPC मशीन लाकर उसको एकसार कर दिए, 4-5 कब्र है उसको उखाड़ दी और उसके ऊपर मट्टी डाल के ये सब हड्डी ढक दी। पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कब्रिस्तान की जमीन को लेकर हंगामा हुआ है। हिंदू पक्ष के लोग इसे ग्राम पंचायत की जमीन बता रहे हैं, जहां पर हर होली दहन स्थल बनाया जाता है। वहीं इस घटना के बाद सांप्रदायिक तनाव न फैले, उसके लिए गांव पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। देखिए, उत्तर प्रदेश के बरेली में अब प्रशासन की रडार पर कब्जाधारी आ गया है। वो कब्जाधारी जो 50 सालों से सरकार की जमीन पर कब्जा किए बैठे थे, लेकिन अब जांच में खुलासा होने के बाद अवैध निर्माण पर लाल निशान लगा दिया है और अब कभी भी बरेली में फिर से बुलडोजर की गूंज सुनाई सकती है। दुकान, मकान, मस्जिद, जहां जितना अतिक्रमण किया गया है वहां लाल रंग से निशान लगा दिया गया है। कितना फीट अतिक्रमण है, जानकारी दे दी गई है और बाबा का बुलडोजर अतिक्रमण पर प्रहार के लिए निकल चुका है। नगर निगम की टीम ने ये लगाया है, देखिए 5 मीटर ये मस्जिद है ये, और ये मस्जिद की जो पोर्शन दिखाया है इसमें 5 मीटर अंदर तक ये इसे तोड़ा जाएगा। दरअसल ये कोहड़ा पीर बाजार है। आरोप है कि बाजार को सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनवाया गया है। अब नगर निगम ने रोड चौड़ीकरण का प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकार कर लिया गया है और अब मौलाना तौकीर के करीबियों के बाद इन अतिक्रमणकारियों का नंबर आ गया है और योगी सरकार 1 इंच जमीन भी कब्जा नहीं होने देगी। उत्तर प्रदेश में कोडीन माफिया के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है और आज एक साथ कई ठिकानों पर SI की टीम ने आरोपी शुभम जायसवाल और भोला जायसवाल की संपत्ति को कुर्क किया है और ये मैसेज भी दे दिया है कि कोई अपराधी अब छूट नहीं पाएगा। इस मामले में कोई भी अपराधी छूटने नहीं पाएगा और चिंता मत करिए, समय आने पर बुलडोजर एक्शन भी, उसकी तैयारी भी रहेगी। सीएम की इसी वार्निंग के बाद सोनभद्र SIT ने वाराणसी आरोपियों की संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई की। पोस्टर चिपकाए और 3 अलग-अलग जगहों पर करीब 28 करोड़ की चल अचल संपत्ति को कुर्क कर दिया। ये बड़े-बड़े पोस्टर्स लगा दिए गए और ये सील करते हुए ताला भी यहाँ गेट पर जड़ दिया गया है। दरअसल यही वो लग्जरी आवास है जहाँ शुभम अपने अवैध कमाई से ये पूरे मकान को बनाया हुआ था और यहाँ पर रहता था। शुभम जायसवाल को 50,000 का इनामी है और दुबई में छिपे आरोपी के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी है, लेकिन कोफीन माफिया के नेक्सस को नेस्तनाबूद करने के लिए योगी फोर्स की टीम रेडी है। यूपी के लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज यानी कि KGMU परिसर में मौजूद मजारों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी कर ली गई है। देखिए, प्रशासन ने अब इन मजारों को हटाने के लिए नोटिस भी जारी कर दिया है। तय समय के अंदर यदि इन्हें नहीं हटा लिया जाता तो फिर यहाँ पर कार्रवाई तय है।
प्रशासन के इस फैसले ने यहां हड़कंप मचा दिया है। इस नोटिस को डॉक्टर रमीज के धर्मांतरण नेटवर्क और लव जिहाद से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन प्रशासन ने इसे अतिक्रमण बताया है। परिसर में 6 मजार थे, जिनमें से एक पर कार्रवाई हो गई है। नोटिस में लिखा गया है, अवैध मजार के कारण परिसर में अनावश्यक भीड़, आवागमन में बाधा, शांति भंग हो रही है। परिसर में इस प्रकार का कोई भी धार्मिक निर्माण विधि द्वारा निषिद्ध है। यह अवैध अतिक्रमण की श्रेणी में आता है। 15 दिनों के भीतर स्वयं अपने खर्चे पर अवैध मजार को हटाकर विश्वविद्यालय की भूमि सौंप दे। 5 बची हुई अवैध कब्जे पब्लिक धार्मिक स्थल थे, उन पे आज हम लोगों ने खाली करने का नोटिस किया है। इस नोटिस में और इस कार्रवाई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा की गई गाइडलाइन का पूरा पालन किया जा रहा है। इस नोटिस के बाद अतिक्रमण खुद हटता है या बुलडोजर आता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। उत्तर प्रदेश में अपराध, अवैध कब्जे और भू माफियाओं के खिलाफ अब देखिए किस तरह से सीएम योगी का बुलडोजर तो चल ही रहा है। कई दूसरे राज्यों में भी इस मॉडल को अपनाकर अपराधियों में दहशत पैदा करने में कामयाब ये राज्य सरकार हो पाई है। पुलिस की चेतावनी से ज्यादा खौफ इन बुलडोजर एक्शन में किया जा रहा है। अवैध निर्माण पर किए गए एक्शन की ये 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर से सामने आई है। यहाँ सरकारी जमीन पर बने अवैध मकानों को ध्वस्त किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर हरियाणा के फरीदाबाद की है। यहाँ अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। छत्रपति संभाजीनगर में महानगर पालिका चुनाव खत्म होते ही अतिक्रमणकारियों के खिलाफ नगर निगम ने मोर्चा खोल दिया है। प्रशासन के कबाड़ीपुरा और रऊफ कॉलोनी इलाके में ये कार्रवाई की है, जहां ये बस्ती कैंसर अस्पताल के पीछे बनी थी। वहीं हरियाणा के फरीदाबाद में भी प्रशासन का पीला पंजा चला है। यहां 25 एकड़ में फैली 2 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चला। कार्रवाई से पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन अतिक्रमण नहीं हटाया तो कार्रवाई करनी पड़ी। विरोध को देखते हुए कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। संदेश साफ है कि कानून से ऊपर कोई नहीं। और अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। देखिए, पश्चिम बंगाल में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव पास आ रहे हैं, वैसे वैसे मुगलों पर सियासी वार पलटवार तेज हो गया है। अब बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी ने वार्निंग दे दी है कि बीजेपी सरकार आने पर मुगलों का नाम तक नहीं लिखने देंगे। बाबर का नाम, जहांगीर का नाम, शाहजहां का नाम, अकबर का नाम, हुमायूं का नाम बंगाल में कहां भी लिखने नहीं दूंगा। शुभेंदु अधिकारी की ये वार्निंग बाबर प्रेमियों को है, जो बाबर प्रेम में बंगाल में 1-2 नहीं बल्कि 3-3 बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान कर चुके हैं। और शायद उनके रडार पर हुमायूं कबीर ही हैं, जो मस्जिद के लिए ईंट रख चुके हैं, चंदा जुटा रहे हैं और तो और नेम प्लेट भी जारी कर चुके हैं। हालांकि टीएमसी नेताओं ने शुभेंदु अधिकारी के बयान को संविधान विरोधी बताते हुए जेल भेजने की बात कही है। ये एंटी इंडियन स्टेटमेंट है, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटमेंट है शुभेंदु अधिकारी का, और इसी कारण उसको जेल में लेना चाहिए। कुछ महीनों के बाद चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले मुगलों के नाम और निशानियों पर राजनीति शुरू हो गई है। पीएम मोदी ने केरल को विकास योजनाओं की नई सौगात दी है और इस दौरान सीएम विजयन भी यहां पर मौजूद रहे, लेकिन इसके बाद एक जनसभा में यूडीएफ और एलडीएफ पर जमकर प्रहार किया। यहां उन्होंने कहा कि इन दोनों पक्षों ने सत्ता के लिए मैच फिक्स कर लिया है, लेकिन तिरुवनंतपुरम में बीजेपी ने कमल खिलाकर उन्हें बोल्ड कर दिया है। पीएम मोदी के ये दावे उनके रोड शो में उमड़ी भीड़ ने भी साबित किया। सड़कें मोदी मोदी के नारों से और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठी। एक तरफ एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ, और इन दोनों ने बारी बारी से केरला को तबाह किया है। पीएम ने मंच पर शहर के मेयर वीवी राजेश को गले लगाकर बीजेपी को राज्य की सत्ता में लाने का आह्वान कर दिया। एलडीएफ और यूडीएफ के लोगों ने केरला को करप्शन, कुशासन और अपीजमेंट की खतरनाक राजनीति में झोंक दिया। पीएम के इस दौरे ने बीजेपी में जोश भर दिया है, लेकिन कितना, ये आगामी चुनाव ही बताएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर में जहरीले पानी से कई लोगों की मौत हो चुकी है और अब ठीक वैसा ही एक मामला मऊ से भी सामने आ रहा है, जहां 20 से ज्यादा लोग बीमार हुए, जिनमें से 6 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यानी इंदौर के बाद अब दूषित पानी की दस्तक 24 किलोमीटर दूर महू में हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि दूषित पानी की वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं। लोगों और बच्चों के अस्पताल में भर्ती होने के बाद प्रशासन एक्टिव मोड में आ गया है। कलेक्टर ने अस्पताल में जाकर पीड़ित बच्चों और उनके परिजनों से मुलाकात की है। कलेक्टर ने हालातों को देखते हुए महू में सर्वे के निर्देश दिए हैं। ये कब से हो रहा है? कब से लगाए सर, इसको मेरे घर पे 14 तारीख से हो रहा था। हम सोचे थोड़ा बहुत फीवर वगैरह होगा,
तो फिर इसका अचानक 19 या 20 तारीख से इसको होने लगा। इधर महू से विधायक उषा ठाकुर ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। बीमार लोगों से मुलाकात कर उनका हाल जाना है। नल की लाइनों पर से ध्यान दीजिए ताकि ये जो एक शंका है कि इसी कारण पानी में शुद्धि मिली हो, तो इसका जड़ मूल से समाधान करेंगे। प्रशासन का साफ कहना है कि महू को भागीरथपुर नहीं बनने देंगे और इसके लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। सिस्टम की लापरवाही से उत्तर प्रदेश के नोएडा में युवराज की मौत के एक सप्ताह बाद भी अभी बीते नहीं थे और देखिए एक ऐसी ही घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में होते होते रह गई है, जहां पर एक भाई बहन सड़क और पुल के बीच में मौजूद एक खतरनाक गैप से नाले में जा गिरे। लेट आ गए तुम यहाँ आवाज मार रहे हैं। लेकिन यहाँ प्रशासन के पहुँचने से पहले ही स्थानीय लोगों और राहगीरों ने मिलकर स्कूटी सवार को बचा लिया, क्योंकि नोएडा में प्रशासन के पहुँचने के बावजूद अधिकारी युवराज का रेस्क्यू नहीं कर पाए थे। घटना बीते दिन देर शाम घटी, जहां एक भाई बहन केक लाने के लिए गए हुए थे, लेकिन लौटते वक्त दिल्ली मेरठ हाईवे पर सड़क और पुल के बीच बने गैप से सीधे नाले में गिर गए। हादसा होते ही वहां अफरा तफरी मच गई। लोग स्कूटी सवारों को बचाने में जुट गए। लेट आ गए तुम यहाँ आवाज मार रहे हैं। लोगों में इस दौरान नोएडा के युवराज कांड की भी चर्चा होने लगी, जिसके बाद बिना एक पल गंवाए लोगों ने कड़ी मशक्कत से दोनों स्कूटी सवारों को बाहर निकाला। दोनों घायलों को अस्पताल भेजा गया, जहां युवती की हालत गंभीर बनी हुई है। गणतंत्र दिवस पर हर साल कर्तव्य पथ पर होने वाली परेड में राष्ट्रपति को यहां 21 तोपों की सलामी दी जाती है और आज गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत हुई, जिसमें 21 तोपों की सलामी का रिहर्सल भी किया गया। हर साल गणतंत्र दिवस पर राजधानी नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर देश की शान और परंपरा का भव्य प्रदर्शन देखती है। जैसे ही राष्ट्रपति की बग्गी कर्तव्य पथ पर पहुंचती है, तभी गूंज उठती है 21 तोपों की सलामी। आज भी गणतंत्र दिवस परेड की औपचारिक शुरुआत के साथ 21 तोपों की सलामी के साथ की गई। तोपों की हर गूंज भारत की संप्रभुता, लोकतंत्र और संविधान की शक्ति का प्रतीक बनी। वैसे 21 तोपों की ये सलामी सिर्फ एक परंपरा नहीं, बल्कि संविधान को नमन है, जिसने भारत को एक मजबूत लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया। गणतंत्र दिवस पर ये गूंज एक बार फिर भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक बनेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की चित्रकूट में पुलिस ने एक किडनैपर का जहन्नुम वाला टिकट काट दिया है, तो वहीं दूसरे को अस्पताल के स्ट्रेचर पर पहुंचा दिया है। किडनैपरों ने 24 घंटे पहले कारोबारी के बेटे को अगवा करके 40 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी। दरअसल आरोपी व्यापारी के किराएदार ही थे, जिन्होंने साइकिल सिखाने के बहाने मासूम का किडनैप किया और फिर 40 लाख की फिरौती मांगी। फिरौती न देने और पुलिस में शिकायत करने पर कल्लू और इरफान ने मासूम को मार डाला और बक्से में शव भरकर सड़क किनारे फेंक दिया। बॉडी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसी बीच आरोपी पुलिस के रडार पर आ गए। जुर्म कबूलने के बाद आरोपियों को शव बरामदगी के लिए ले जाया जा रहा था, जहाँ आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में पीतल वाला इलाज हो गया। पुलिस प्रशासन गुंडा है, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पार्टी के नाम पहचान जाने लगे और इसी बीच उन्होंने पुलिस का ही असला छीन लिया। उसके ऊपर घटना के बाद से इलाके के लोग गुस्से में हैं। जमकर नारेबाजी और चक्का जाम किया गया है। तनाव बढ़ता देख मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है और लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की गई, लेकिन गुस्साई भीड़ का साफ कहना है कि दूसरे आरोपी का भी एनकाउंटर हुआ। वहीं उत्तर प्रदेश में अपराध के लिए अब कोई जगह नहीं है। अपराध करने वालों का यहाँ अगले चौराहे पर ही पूरा हिसाब हो जाता है, क्योंकि यहाँ अपराधियों पर जीरो टॉलरेंस वाला चाबुक चलता है। योगी फोर्स ऐसा जवाब देती है कि अपराधी अपने पैरों पर चलने लायक भी नहीं बचते हैं। किसी गुंडे ने कुछ दुस्साहस किया तो उस गुंडे के लिए अगले चौराहे पर यमराज उसका टिकट काटने के लिए जरूर बैठा होगा। सीएम योगी की ये वार्निंग अब फिरोजाबाद के इन दो बदमाशों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। इन बदमाशों का सामना जब योगी फोर्स से हुआ तो पैर में गोली लगने पर दर्द से कराह उठे। गाजीपुर में भी योगी फोर्स की बुलेट ने एक बदमाश अरमान का हिसाब किया। हत्या और लूट के मामलों में वांटेड चल रहे अरमान और दिलनवाज की पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें अरमान लंगड़ा हो गया। उन्नाव में भी बदमाश नईम का ऐसा ही अंजाम हुआ। गऊ तस्करी करने वाले नईम का पुलिस ने हाफ एनकाउंटर कर दिया। यूपी में बदमाशों पर जब योगी का हंटर चलता है तो कुख्यात से कुख्यात बदमाश भी पैरों पर नहीं चल पाते। फिरोजाबाद, गाजीपुर और उन्नाव में अपराधियों का अंजाम इसकी गवाही देता है। तो वहीं उत्तर प्रदेश में आज सुरक्षा तैयारियों को परखने के लिए एक बहुत बड़ी मॉक ड्रिल की गई। ठीक शाम के 6 बजे बिजली यहां पर गुल कर दी गई और युद्ध के हालात में लोगों को बचाव कार्यों का अभ्यास कराया गया। यूपी के 75 जिलों में एक साथ मॉक ड्रिल की गई। ठीक शाम 6 बजे अचानक सायरन गूंजा और कुछ ही पलों में बिजली गुल हो गई। हालांकि ये कोई तकनीकी खराबी नहीं, बल्कि यूपी सरकार की ब्लैकआउट मॉक ड्रिल का हिस्सा था।
सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर ये मॉक ड्रिल प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था और आपातकालीन तैयारियों को परखने के लिए की गई थी। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य ये भी समझना था कि युद्ध जैसी आपात स्थिति में ब्लैकआउट की प्रक्रिया कितनी प्रभावी तरीके से लागू की जा सकती है और लोग कितनी जल्दी प्रतिक्रिया देते हैं। इस मॉक ड्रिल में यूपी की सभी प्रमुख सुरक्षा और राहत एजेंसियां शामिल रहीं। बता दें कि हवाई हमले के हालात में शहर को अंधेरे में रखना बेहद जरूरी होता है। इससे दुश्मन को टारगेट पहचानने में मुश्किल होती है। इसी रणनीति को परखने के लिए ब्लैकआउट मॉक ड्रिल की गई। दावोस में तवज्जो की जगह चुनौती मिलने से अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप एक बार फिर से आक्रामक हो गए हैं और एक बार फिर से ईरान उनकी रडार पर आ गया है। देखिए, ट्रंप ने अपनी नेवी का एक बहुत बड़ा बेड़ा ईरान के लिए रवाना कर दिया है, जिसके बाद ईरान के खिलाफ यहां अमेरिकी कार्रवाई की आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। ट्रंप की नई चेतावनी और उनके एक्शन ने दुनिया का तनाव बढ़ा दिया है। ट्रंप और खामेनेई के बीच बढ़ी तनातनी ईरान में हुई मौतों के आंकड़े सामने आने के बाद चरम पर पहुंचती दिख रही है। ईरान ने कार्रवाई में मरने वालों की संख्या 3117 बताई, जबकि यूएन के अनुसार ये 5000 से ज्यादा है। वहीं ट्रंप का दावा है कि उनकी चेतावनी से बीते दिन 837 फांसियां रुकी है। हालांकि ट्रंप बातचीत के लिए भी तैयार है, लेकिन ईरान पर हमले के बादल तो मंडरा ही रहे हैं। और देखिए, हमसाया मुल्क पाकिस्तान में ऐसी कोई सरकार नहीं बनी जिस पर तख्ता पलट के बादल नहीं मंडराए हो। ऐसे में शहबाज शरीफ भला कौन सी अलग मिट्टी के बने हुए हैं? नवाज शरीफ के भाई ही तो हैं। सत्ता में बने रहने के लिए शहबाज ने मुनीर को मनाने की हर कोशिश की। न सिर्फ हर फैसले उनके हिसाब से लिए, बल्कि CDF तक भी बना दिया। लेकिन मुनीर वजीर आजम से कम पर शायद ही मानने वाले हैं। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक मुनीर ने सीक्रेट प्लानिंग भी कर ली है, जिसके बाद शहबाज की नींद उड़ी है। पाकिस्तान के हर फैसले मुनीर के हाथ में सौंपने के बावजूद शहबाज की कुर्सी महफूज नहीं है। उस पर मुनीर की नजर गड़ गई है। मुनीर की एक शाह तब से और ज्यादा हिलोरे मार रही है जब से ट्रंप ने शहबाज की जगह मुनीर के कंधे से कंधा मिलाया है। दावोस की ये तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली है, जहां किसी देश का कोई भी सेनाध्यक्ष नहीं गया, लेकिन मुनीर ने शहबाज को वहां भी अकेला नहीं छोड़ा। मुनीर के जरिए शहबाज कहां तो सबसे ताकतवर पॉलिटिशियन बनना चाहते थे, जिन्हें कभी कोई चुनौती ना दे सके, लेकिन अब मुनीर ही उनके लिए चुनौती बन गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में पुलिस ने सट्टेबाजों के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। देखिए, छापेमारी की गई, जहां पर कई आरोपियों के ठिकानों से इतना कैश मिला है कि पुलिस को नोट गिनने के लिए यहाँ मशीन तक मंगवानी पड़ गई। पूरा कमरा 500-500 की नोटों की गड्डियों से भरा हुआ है। गड्डियां इतनी ही है कि एक दीवार खड़ी हो जाए, और ये सब कैश मिला है सट्टेबाजों के ठिकानों से, जिन्होंने कलेक्टरगंज में अपना ठिकाना बना रखा था। कैश तो कैश, 61 किलो चांदी भी बरामद हुई है। जैसे ही पुलिस ने रेड मारी, उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। नोट गिनने के लिए एक नहीं बल्कि 2-2 मशीनें बुलानी पड़ी। लगभग 2 करोड़ के अराउंड कैश है और 61 किलो चांदी है, जिसकी कीमत 2 करोड़ के आसपास होती है। और इसमें हमने अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस को लंबे समय से सट्टेबाजों की सूचना मिल रही थी। आरोपी सट्टेबाजी के साथ हवाला का काम भी करते थे। सभी 5 आरोपी पकड़ाए गए हैं। पुलिस अब इनके बाकी के साथियों के बारे में पता लगाने की कोशिश में जुटी है। तो वहीं जम्मू में भी मौसम ने अचानक से करवट बदल दी है। देखिए, लगातार हो रही बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी ने यहाँ लोगों की परेशानी काफी बढ़ा दी है। हालात ऐसे हो गए हैं कि माता वैष्णो देवी दरबार भी बर्फ की मोटी चादर से ढका नजर आया। खराब मौसम और यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। साथ ही RFID यात्रा पर्ची काउंटर भी बंद कर दिए गए हैं। लगातार बारिश और बर्फबारी के कारण रास्तों पर फिसलन, लैंडस्लाइड और हादसों का खतरा बढ़ गया है, जिसके चलते कई रास्तों को बंद भी कर दिया गया है। माता के धाम तक जाने वाले रास्ते बर्फबारी से बुरी तरह सफेद हो चुके हैं। पेड़ भी बर्फीली चादर से ढक गए हैं। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है। मौसम विभाग और प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बिना जरूरी कारण यात्रा ना करें, क्योंकि फिलहाल मौसम के तेवर सख्त हैं। तो वहीं देश के कई हिस्सों में अचानक से बदलते मौसम के मिजाज ने एक साथ कहर बरपाया है। कहीं बारिश की वजह से धुंध छाई है, तो कहीं बर्फबारी ने जिंदगी को थाम दिया है। यहाँ पहाड़ी इलाकों पर तो स्नोफॉल ऐसा हो रहा है कि असर मैदानी इलाके तक देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बारिश के बाद दिन में अंधेरा छा गया। जम्मू कश्मीर में बर्फ में फंसे 12 लोगों का रेस्क्यू किया गया। शिमला में मौसम की पहली बर्फबारी हुई, तो मनाली में बर्फ से लदे पेड़, वाहन और घर। सड़कों पर ड्राइविंग खतरनाक हो गई है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऊपरी पहाड़ियों पर भारी बर्फबारी के चलते 12 लोग रास्ते में फंस गए थे, जिन्हें रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में भी मौसम ने करवट ले ली है। शिमला में सीजन की पहली बर्फबारी ने ही सड़कें पूरी तरह बर्फ से ढक दी है। गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। वाहन इतने ढक गए हैं कि सिर्फ ब्लिंक करती लाइट से ही उनकी मौजूदगी का पता चल रहा है। वहीं मनाली में भी, जहां कभी पर्यटकों की चहल पहल रहती थी, आज वहीं कुर्सियां, सड़कों और बाजार पर बर्फ की मोटी चादर बिछी है।
हिमाचल में भले ही स्पेल ड्राई टूट गया हो, लेकिन हाड़ कपा देने वाली बर्फीली सर्दी लौट आई है। और देखिए, पूरी दुनिया जहां अभी कड़ाके की ठंड से लगातार जूझ रही है, तो वहीं कान्हा की नगरी मथुरा और वृंदावन में फागुन का रंग चढ़ने लगा है। बसंत पंचमी के पावन पर्व के साथ ही ब्रज में होली महोत्सव का विधिवत शुभारंभ हो गया है। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में आस्था का ऐसा सैलाब उमड़ा कि हर तरफ बांके बिहारी लाल की जय के जयकारे गूंज उठे। बसंत पंचमी पर बांके बिहारी जी को गुलाल अर्पित किया गया और ठाकुर जी भक्तों के साथ गुलाल में सराबोर नजर आए। तस्वीरों में देखिए, मंदिर परिसर में जैसे ही गुलाल उड़ा, पूरा माहौल भक्ति, आनंद और उल्लास से भर गया। अब अगले 40 दिनों तक ब्रजभूमि में होली की धूम मचेगी, जहां हर दिन रंग, भक्ति, परंपरा एक दूसरे में घुलती नजर आएगी, क्योंकि ब्रज की होली सिर्फ रंगों का नहीं, श्रद्धा और प्रेम का उत्सव है।